नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम जो बड़ी खबरें हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन संघ के नेतृत्व की नई दिल्ली में हुई मुलाकात। भारत यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए पर बातचीत, द्विपक्षीय व्यापार में जुड़ेगा नया अध्याय। प्रधानमंत्री ने गोवा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह को किया संबोधित। कहा, एनर्जी सेक्टर के लिए भारत है बड़े अवसरों की धरती। देश में लगातार बढ़ रही है ऊर्जा उत्पादों की मांग। कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले संसद में सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बातचीत। अहम राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यसूची पर चर्चा। अमेरिका में भीषण बर्फीले तूफान से 20 से अधिक लोगों की मौत। 19 करोड़ आबादी कोल्ड अलर्ट के दायरे में, कई उड़ानें और ट्रेनें रद्द। और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना साबालेंका पहुंची ऑस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल में। वहीं पुरुष एकल वर्ग में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने भी अंतिम 4 में बनाई जगह। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। आप बता दें, भारत के दौरे पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। यूरोपीय संघ और भारत के बीच संबंधों की समग्र दिशा में महत्वपूर्ण विस्तार होने की उम्मीद है, क्योंकि यह विविध क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर खोलेगा। भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार रहे हैं और ये साझेदारी अब और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी न सिर्फ उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा जिन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, किस तरीके से ये जो साझेदारी है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी जब माना जा रहा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन एफटीए जो है उसकी अगर घोषणा की जाती है तो, क्योंकि पूरे विश्व के करीब 25% जीडीपी का जो हिस्सा है वो हमें देखने को मिलेगा, किस तरीके से अब और बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और दोनों अगर इन साझेदारी की हम बात करते हैं, यानी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो साझेदारी है कैसे मजबूत हो रही है। भारत यूरोपीय संघ का एक भरोसेमंद साझेदार भी बन गया है और इसी साझेदारी का परिणाम है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार करीब 90% बढ़कर 136 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। उद्योग जगत का अनुमान है कि एफटीए के तहत टैरिफ हटने के बाद अगले 3 साल में यूरोपियन यूनियन को भारत का निर्यात दोगुना हो सकता है। दुनिया में बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच भारत और यूरोपीय संघ रणनीतिक स्वायत्तता और मजबूती के अपने लक्ष्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। ये तालमेल एशिया में भारत को यूरोप का एक बेहद अहम और भरोसेमंद साझेदार बनाता है। भारत और ईयू की 2 दशकों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसके मूल में ट्रस्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास है। पिछले 10 वर्षों में भारत और ईयू के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 90% बढ़कर 136 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं ईयू का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 140 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। इससे भारत को टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं से निपटने में सहारा मिल सकता है, जबकि यूरोप को चीन और रूस पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है। आज भारत में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा यूरोपीय कंपनियां कारोबार कर रही हैं। इस साझेदारी का सबसे सशक्त उदाहरण भारत में गठित यूरोपीय बिजनेस का नया फेडरेशन है। यह फेडरेशन 6000 से अधिक यूरोपीय संघ की कंपनियों को एक मंच पर लाता है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 8 मिलियन नौकरियां सृजित की हैं। समय के साथ भारत ईयू संबंध हाशिए से निकलकर मुख्य धारा में आए हैं। 1962 में कूटनीतिक संबंध तो स्थापित हुए, लेकिन लंबे समय तक वो निष्क्रिय रहे। साल 2000 में लिस्बन शिखर सम्मेलन के साथ रिश्तों को नई गति मिली और वार्षिक शिखर बैठकें शुरू हुई। इसके बाद साल 2004 में रणनीतिक साझेदारी और 2005 में संयुक्त कार्य योजना बनी, जिसमें व्यापार, सुरक्षा और ऊर्जा पर फोकस किया गया। साल 2022 के बाद अटकी हुई एफटीए वार्ताओं को दोबारा शुरू किया गया। साथ ही
ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का गठन हुआ ताकि मानकों का तालमेल, सप्लाई चेन की मजबूती और तकनीक में साझा नवाचार को बढ़ावा मिले। भू राजनीतिक बदलावों के बीच 2025 में भारत और ईयू ने 5 स्तंभों वाला नया एजेंडा तय किया: शांति, पर्यावरण, समृद्धि, लोग और साझेदारी। इसके तहत सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्राथमिकता दी गई। यूरोपीय संघ का चिप्स एक्ट 43 अरब यूरो की फंडिंग के साथ सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देता है ताकि इसकी वैश्विक कमी से निपटा जा सके। ये भारत की PLI योजनाओं जैसा है, जिसके तहत रणनीतिक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनियों को 4 से 6% तक प्रोत्साहन मिलता है। वहीं जिस तरह भारत, ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ खनिज आधारित व्यापार साझेदारियां कर रहा है, वैसे ही यूरोपीय संघ का क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट लिथियम, रेयर अर्थ और कोबाल्ट जैसी जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति तेज करने पर जोर देता है। ऐसे में दोनों पक्ष अहम तकनीकों की सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने में साथ काम कर सकते हैं। भारत के लिए यूरोपीय संघ दवाइयों और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में स्थिर और भरोसेमंद बाजार उपलब्ध कराता है। वहीं यूरोप को भारत के रूप में मल्टीपोलर विजन को मजबूती देने वाला एक गैर पश्चिमी साझेदार मिलता है। यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत के कुल वस्तु निर्यात में ईयू देशों की हिस्सेदारी करीब 17% है और सेवाओं के व्यापार में भी इसकी बड़ी भूमिका है। उद्योग जगत का अनुमान है कि FTA के तहत टैरिफ हटने के बाद अगले 3 सालों में ईयू को भारत का निर्यात 2 गुना हो सकता है। एक ऐसी दुनिया में जो अब भी आर्थिक अनिश्चितताओं और बदलते गठबंधनों के बीच रास्ता तलाश रही है, उसमें ये साझेदारी सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रणनीतिक ताकत और स्वायत्तता के भारत के विजन को हकीकत में बदलने की कहानी है। जेसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण गोवा में आयोजित हो रहे 4 दिवसीय इंडिया एनर्जी वीक यानी भारत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। भारत ऊर्जा सप्ताह का ये चौथा संस्करण है। भारत ऊर्जा सप्ताह ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, निवेश जुटाने और कार्बन उत्सर्जन में कमी के व्यावहारिक व विस्तार योग्य रास्तों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज के समय में हर क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी पर काम कर रहा है। पीएम ने महत्वाकांक्षी डीप सी एक्सप्लोरेशन समुद्र मंथन का जिक्र करते हुए बताया कि इस दशक के अंत तक तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश को $100 अरब का प्रयास किया जा रहा है। भारत आज हर सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप पर बहुत अधिक काम कर रहा है। मैं अगर एनर्जी सेक्टर की ही चर्चा करूं तो यहां एनर्जी वैल्यू चेन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। आप एक्सप्लोरेशन का ही क्षेत्र ले लीजिए। भारत ने अपने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को काफी ओपन कर दिया है। आपको हमारे डीप सी एक्सप्लोरेशन से जुड़े समुद्र मंथन मिशन की भी जानकारी है। हम इस दशक के अंत तक अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को $100 बिलियन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक्सप्लोरेशन के दायरे को भी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक विस्तार करने का है। इसी सोच के साथ हमारे यहां 170 से अधिक ब्लॉक्स को अवार्ड किया जा चुका है। अंडमान निकोबार का बेसिन भी हमारी नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन हब बन रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पेट्रोकेमिकल पदार्थों की मांग बढ़ने जा रही है। उन्होंने देश में हो रहे तेज सुधारों का जिक्र किया और कहा कि पेट्रोकेमिकल में किया जाने वाला निवेश बड़ी तेजी से बढ़ेगा। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। ऐसे भारत में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी लगातार बढ़ने वाली है। इसलिए हमें बहुत बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी और इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ग्रोथ देगा। इन सब के अलावा भारत में डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज में भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के बहुत मौके हैं।
साथियों, आज का भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर सवार है और हर सेक्टर में तेजी से रिफॉर्म्स कर रहा है। हम डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन को सशक्त करने के लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं और ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहे हैं। भारत अब एनर्जी सिक्योरिटी से आगे बढ़कर एनर्जी इंडिपेंडेंस के मिशन पर काम कर रहा है। भारत एक ऐसा एनर्जी सेक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जो भारत की लोकल डिमांड को पूरा कर सके और एफोर्डेबल रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन से दुनिया के लिए एक्सपोर्ट भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो। तो हर क्षेत्र में लगातार भारत जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। वहीं हर वर्ग की अगर बात की जाए, खासतौर से छात्रों की हम बात करें, तो परीक्षा से पहले छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम वापस आ गया है। इस बार पीएम मोदी ने दिल्ली के साथ साथ तमिलनाडु के कोयम्बटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात के देवमोगरा और असम के गुवाहाटी के छात्रों से सीधे बातचीत की, जिसमें भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और दिल की आवाज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ आईं। परीक्षा पे चर्चा के इस एडिशन में करीब 4.5 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड प्रतिभागी और इनके अलावा 2.26 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिन्होंने परीक्षा पे चर्चा से जुड़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया। इस साल परीक्षा पे चर्चा से जुड़ने वालों की कुल संख्या 6 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा हो गई है। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। कुछ खिलाए बुलाए कि नहीं? यस सर। तो मेरे लिए कुछ लाए हैं? हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया। रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? हमें मोटिवेशन की जरूरत है या अनुशासन की? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लिखने की आदत डालें। आप मान के चलिए आपने जो पढ़ा है वो कहीं न कहीं तो स्टोरेज है ही है। आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो। देखिए हर एक को हर चीज नहीं आता, देखिए हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही। हमने उनका वेलकम किया, फिर उनके साथ बातचीत की तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। वो बहुत अटेंटिव थे। आपके मिल चाहिए तो मुझे चाय बनानी होगी। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है तो परीक्षा पे चर्चा का 9वां जो संस्करण है वो जल्दी आ रहा है। उससे संबंधित जानकारी आपने फिलहाल यहाँ देखी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर।
LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, संसद के आगामी बजट सत्र की शुरुआत से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और केंद्रीय बजट की अगर बात की जाए तो 1 फरवरी यानी रविवार के दिन ये पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट पेश करेंगी, लेकिन उसी कड़ी में बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीर आप देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं प्रगति पहल को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उनका समाधान निकालना। इस पहल की अभी तक 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज़्यादा परियोजनाओं को इसके तहत जल्द पूरा भी किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर लगातार हम सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। कर्नाटक के विजयपुर में स्थित कुडगी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट न केवल तकनीक का चमत्कार है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रगति विजन की सफलता का एक शानदार उदाहरण भी है। कैसे जटिल बाधाओं को पार कर ये महापरियोजना राष्ट्र की शक्ति बनी, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कुडगी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट दक्षिण भारत के सबसे बड़े बिजली केंद्रों में से एक है। NTPC द्वारा विकसित ये 2400 मेगावाट का संयंत्र 3 अत्याधुनिक उत्पादन इकाइयों से लैस है, जिसे सुपर क्रिटिकल प्लांट कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये पारंपरिक संयंत्रों के मुकाबले कम कोयले और पानी में 5% अधिक बिजली पैदा करता है। ये तकनीक न केवल उच्च दक्षता सुनिश्चित करती है बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी कम करती है, जो पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समझौतों के तहत यहाँ की बिजली कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी जैसे राज्यों को मिल रही है, जो ग्रिड की स्थिरता और औद्योगिक विकास की रीढ़ बन गई है। हालांकि जितना महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है, उतनी ही बाधाएं इस प्रोजेक्ट की राह से गुजरी। कर्नाटक में कोयले का अपना भंडार नहीं है, इसलिए झारखंड के पकरी बरवाडीह से लंबी दूरी की कोयला आपूर्ति के लिए मजबूत रेलवे नेटवर्क अनिवार्य था। वहीं शुष्क क्षेत्र होने के कारण अलमाटी जलाशय से सालाना 5.2 मिलियन क्यूबिक फीट पानी का आवंटन भी एक जटिल प्रक्रिया थी। रेलवे कनेक्टिविटी, रसद और जल प्रबंधन जैसी बाधाएं परियोजना की गति को रोक रही थीं। ऐसे गंभीर चुनौतियों के बीच परियोजना के महत्व को समझते हुए 24 जून 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति के तहत इसकी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने रेलवे लाइन के दोहरीकरण, भूमि हस्तांतरण और जल पाइपलाइन के लिए ROU यानी कि उपयोग अधिकार के कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय ने समयबद्ध तरीके से लाइनों को मजबूत किया ताकि कोयले की आपूर्ति में कोई बाधा न आए। साथ ही 11 किलोमीटर की रेलवे साइडिंग और एश पाइप कॉरिडोर के लिए लंबित भूमि विवादों को भी प्रगति के हस्तक्षेप से सुलझा लिया गया। NTPC कुडगी पावर स्टेशन का निर्माण के टाइम काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे लैंड एक्विजिशन, रेल लाइन डबलिंग, मैकअप वाटर कॉरिडोर पाइपलाइन लैंड एक्विजिशन। इन सब चुनौतियों को समय समय पर प्रगति के बैठक के समीक्षा से समाधान मिली और जिससे ये प्रोजेक्ट संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री के निर्देशों के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम ये हुआ कि कुडगी प्रोजेक्ट कार्यान्वयन की बाधाओं से निकलकर सुचारू कमीशनिंग की ओर बढ़ा। आज कुडगी दक्षिणी ग्रिड को अटूट बिजली प्रदान कर रहा है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास का एक शक्तिशाली आधार है। कुडगी थर्मल पावर प्रोजेक्ट एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे उच्चतम स्तर की निगरानी और अंतर सरकारी सहयोग से बड़ी सी बड़ी चुनौतियों को भी राष्ट्रीय संपत्ति में बदला जा सकता है।
तो देखा आपने किस तरीके से प्रगति पहल के जरिए लगातार जो विकास है उसको रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित DRDO वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और डिफेंस एक्सपोर्ट पर बात की। राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपोर्ट के मुद्दे पर कहा कि आज भारत आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर लगातार आगे बढ़ रहा है। इससे हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट क्षमता भी बढ़ रही है। 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए तक भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य भी रखा गया है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है, उसकी एक और कसौटी यह है कि हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी कितनी बढ़ रही है। 2014 में के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, लेकिन आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ से भी अधिक पहुंच गया है। लेकिन अभी तो यह बस शुरुआत है। टारगेट 29-30 का जो मैंने रखा है वो 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। हमें इसमें और वृद्धि करनी है। इसमें और तेजी लाने के लिए DRDO को सिस्टम डिजाइन करते समय शुरू से ही एक्सपोर्ट मार्केट्स को भी ध्यान में रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मेघालय के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के उनके प्रयास सराहनीय हैं। मैं उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। और बात करते हैं श्रीनगर की। जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण श्रीनगर से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वर्तमान में रनवे सुरक्षित विमान संचालन के लिए उपलब्ध नहीं है। एयरलाइन और एयरपोर्ट प्राधिकरण मौसम की स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं और जैसे ही परिस्थितियों में सुधार होगा, रनवे को संचालन के लिए सुरक्षित घोषित किया जाएगा। उड़ान सेवाएं दोबारा शुरू हो जाएंगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ान की नवीनतम स्थिति के लिए संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करें और आधिकारिक सूचना माध्यमों के माध्यम से अपडेट लेते रहें। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी। अमेरिका में शक्तिशाली आर्कटिक तूफान के बाद अब जानलेवा शीतलहर ने लाखों लोगों का जीवन संकट में डाल दिया है, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। न्यू मैक्सिको से लेकर मेन तक के इलाके भारी बर्फबारी और बर्फीली बारिश की चपेट में है, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। न्यूयॉर्क शहर में भीषण ठंड के बीच 8 लोगों के शव मिले हैं, जिनकी मौत के कारणों की गहन जांच की जा रही है। दक्षिण के राज्यों टेनेसी, टेक्सास और लुइसियाना में बुनियादी ढांचा चरमरा गया है। करीब 6 लाख से अधिक घरों की बिजली भी गुल है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार देश की लगभग 19 करोड़ आबादी वर्तमान में किसी न किसी प्रकार के कोल्ड अलर्ट के दायरे में है। मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे चला गया है, जहां फ्रॉस्ट बाइट का खतरा बना हुआ है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर और विजिबिलिटी कम होने के कारण हजारों उड़ानें और ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। और खबर ऑस्ट्रेलियन ओपन से। आपको बता दें, अरीना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त साबालेंका ने इवाजोविच को 6-3, 6-0 से मात दी। साबालेंका की नज़र 4 साल में तीसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने पर है। पिछले साल उन्हें फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अलेक्जेंडर ज़वेरेव ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ज़वेरेव ने आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के लर्नर थियेन को हराया। तीसरी वरीयता प्राप्त ज़वेरेव ने 3 घंटे 11 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की। ज़वेरेव को पिछले साल फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हरियाणा की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। लद्दाख की टीम दूसरे और महाराष्ट्र की टीम तीसरे स्थान पर रही। वहीं खेलों के आखिरी दिन सोमवार को आर्मी की टीम ने आइस हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। आर्मी की टीम ने फाइनल में चंडीगढ़ को 3-2 से मात देकर आइस हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। इस दौरान आइस स्केटिंग जैसे अलग अलग इवेंट भी हमने यहाँ पर देखे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।